ख्याति का लेखा जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लाता है, लेकिन साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से देता है, तो व्यक्तिगत रूप से जब देता है तो उस दशा में उसका कोई लेखा नहीं किया जाता है। जब सेकंड है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लाता है और वो फर्म को देता है, तो ऐसी दशा के अंतर्गत लेखांकन प्रविष्टि इस प्रकार होगी। साझेदार द्वारा जब ख्याति की राशि रोकड़ नकद लाई जाती है, तो ख्याति की राशि नकद लाने पर केस अकाउंट DR टू गुडविल, ख्याति की राशि पर पुराने साझेदार का अधिकार होता है त्याग के अनुपात में। तो सेकंड जो प्रविष्टि होती है, ख्याति को पुराने साझेदारों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो त्याग के अनुपात में बांटने पर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि निकालने पर, जब पुराने साझेदार ख्याति की राशि निकाल देते हैं, तो उस दशा के अंतर्गत निकल गई राशि के बराबर एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR, टू केस या बैंक टू केस अकाउंट। ये प्रविष्टि होती है। यदि निकालता तो ये तीसरी एंट्री होगी, अदरवाइज ये केवल 2 प्रविष्टि की जाएगी। यह है नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने पर और वह ख्याति की राशि फर्म को देता है, साझेदार को व्यक्तिगत रूप से नहीं देता है। तीसरा है कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है, तो उस दशा के अंतर्गत नए साझेदार के हिस्से की ख्याति की राशि दे रखी है कि अनुमानित रकम दे दी है कि इतनी राशि वो ख्याति उसके हिस्से की मानी जाएगी, या फर्म की नए साझेदार के प्रवेश करने पर ख्याति के मूल्यांकन की कुल राशि दी हुई हो प्रश्न में, लेकिन वो नकद नहीं लाता है कि वो इतने रुपए ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा नए साझेदार के प्रवेश के समय, लेकिन नया साझेदार नकद नहीं लाता है, तो उस दशा में आपके प्रविष्टि इस प्रकार की जाएगी। नए साझेदार के हिस्से की ख्याति की गणना की जाएगी और नए साझेदार के हिस्से की ख्याति से नए साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा और पुराने साझेदार के पूंजी खाते को त्याग के अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। तो जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ नहीं लाता है, उस दशा में ख्याति का लेखांकन की प्रविष्टियां न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ओल्ड पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो शॉर्ट में ऐसा आता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर नए साझेदार के हिस्से की राशि से। ये जब वो नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है, तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करेंगे।
या अनुमानित राशि ख्याति के मूल्यांकित दे रखी है, तो उस रकम का नए साझेदार के हिस्से का कितने हिस्से के लिए प्रवेश करता है उसके हिस्से की ख्याति की गणना की जाएगी और उसके बराबर की राशि से नए साझेदार के पूंजी खातों को डेबिट किया जाएगा और पुराने साझेदार के पूंजी खातों को त्याग के अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और बैलेंस शीट के एसेट्स में ख्याति की राशि पहले से दे रखी है, तो उस दशा में किस प्रकार लेखांकन प्रविष्टियां की जाएगी। जब पहले वाले चिट्ठे के अंतर्गत नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व का जो चिट्ठा है, बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में यदि गुडविल की राशि दे रखी है, तो उस गुडविल की राशि को हटाया जाएगा और उसके बाद में नए साझेदार के हिस्से की ख्याति का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ख्याति की राशि जो पहले वाले चिट्ठे में दे रखी है उसको हटाया जाता है। हटाने पर गुडविल पे एसेट्स है, उसका डेबिट बैलेंस है, उसको क्रेडिट किया जाएगा और ओल्ड जो पार्टनर्स है उनको डेबिट किया जाएगा पुराने अनुपात में। तो प्रविष्टि बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। ये ओल्ड पार्टनर इज इन ओल्ड रेशियो और एग्जिस्टिंग गुडविल जो दे रखी है, गुडविल अमाउंट ऑफ गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट, अमाउंट ऑफ गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में दे रखी है उस ख्याति की राशि, उसको हटाया जाएगा। उसके बाद में क्या एंट्री होगी, उसके बाद में ये होता है कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोक लाता है। वही पहले वाली जो प्रविष्टि है रोक लाने की, वही केस अकाउंट डीआर टू गुडविल। फिर गुडविल को आपके पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात बांटेंगे। गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर ओल्ड पार्टनर द्वारा यदि ख्याति की राशि निकाल दी जाती है तो उस समय ये एंट्री की जाएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू केस। यानी कहने का अर्थ है कि पहले वाले एग्जिस्टिंग जो चिट्ठा है नए साझेदार के प्रवेश से पहले का जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें यदि गुडविल की राशि दे रखी हो तो नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व उस ख्याति को पहले हटाया जाता बया में से। तो गुडविल को हटाएंगे, गुडविल एसेट्स है, उसका डेबिट बैलेंस है, हटाएंगे, उसको क्रेडिट किया जाएगा और हटाने पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो डेबिट होगा। पहले प्रविष्टि ये करनी पड़ेगी। उसके बाद में ट्रीटमेंट होगा कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोक लाता है, तो ये रोक लाने वाली जो प्रविष्टि होती है वे कर दीजिए। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है और ख्याति खाता पहले से चिट्ठे में दे रखा है, तो उस दशा में क्या होगा, तो पहले ख्याति को हटाने की एंट्री की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल ओल्ड रेशियो। फिर वो नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है तो नए साझेदार के हिस्से की ख्याति की राशि का आप कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद में नए साझेदार के पूंजी खाते को उसके हिस्से की गुडविल से डेबिट कर दिया जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को त्याग के अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस प्रकार आपके ख्याति के संबंध में लेखांकन प्रविष्टियां की जाती है। लेकिन साझेदार यदि आपस में परस्पर लाभ हानि के अनुपात में चेंजेस करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो किसी साझेदार के लाभ का हिस्सा कम पड़ेगा और किसी का बढ़ेगा। तो जिस साझेदार का हिस्सा कम पड़ेगा वो ख्याति लेने वाला साझेदार होगा, वो लूजर पार्टनर होगा। जो पार्टनर जिस साझेदार का हिस्सा बढ़ेगा वो गेनर पार्टनर होगा। तो इसमें जो गेनर पार्टनर होंगे वो जो गेन किस अनुपात में करते हैं, तो गेनर पार्टनर को गेन रेशियो में, जिस रेशियो में वे गेन कर रहे हैं
आपस में एक दूसरे के शेयर में चेंजेस होने के कारण जिन साझेदार का हिस्सा बढ़ेगा तो उस अनुपात में उन ख्याति की राशि से उनके पूंजी खातों को डेबिट कर दिया जाएगा। और जो पार्टनर अपना हिस्सा खोएंगे, त्याग करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, तो उस कंडीशन के अंतर्गत सैक्रिफाइसिंग करने वाले साझेदार का हिस्सा आपके क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एंट्री होगी। यदि आपस में साझेदार अपने लाभ हानि का अनुपात को बदलते हैं तो उस दशा के अंतर्गत गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया तो लूजर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो साझेदार अपना हिस्सा त्याग कर रहे हैं तो त्याग किए गए हिस्से की ख्याति से उनके पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो गेन कर रहे हैं तो वो जितना उनका गेन होगा उसके अनुपात में उनके पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। यह था ख्याति के लेखांकन का ट्रीटमेंट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व के चिट्टे में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, इस प्रकार की जो मदें हैं ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दी हुई है। और नया साझेदार प्रवेश करने से पहले की ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दी हुई जो मदें होती है इस प्रकार की, उसको कहा जाता है अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अवितरित लाभों को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है और वापस जब नया चिट्ठा बनाया जाए, बैलेंस शीट तैयार की जाएगी, आफ्टर admission of new partner, prepared balance sheet, new balance sheet, then undistributed profit account not recorded in the balance sheet, undistributed profit divided in old partner, their old ratio, profit and loss account दिया, जनरल रिजर्व अकाउंट दिया, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट दिया, जनरल फंड अकाउंट दिया, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन ओल्ड रेशियो। जब नया साझेदार प्रवेश करता है उससे पूर्व यदि साझेदार ने अपने भविष्य में अनिश्चितताओं के लिए लाभों को संचय कर रखा हो, कोई फंड बना रखा हो जो भविष्य में किसी अज्ञात हानियों के लिए उसको काम में लिया जाएगा या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो इस प्रकार यदि संचय पड़े हैं तो नए साझेदार का उसको कोई अधिकार नहीं होता है, उस पर अधिकार केवल पुराने साझेदार को होता है। तो उस अवितरित लाभों को पुराने साझेदार में पुराना अनुपात में बांट दिया जाता है और उसके बाद में नए साझेदार के प्रवेश के बाद जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उस बैलेंस शीट के अंतर्गत ये अवितरित लाभ के जितनी भी मदें दे रखी है उन मदों को चिट्टे में नहीं दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट के एसेट्स में यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो वो कहलाता है अवितरित हानि,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यदि हो तो अवितरित लाभ कहलाता है, और एसेट साइड में पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, तो ये डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शीट के एसेट्स में है, तो वह अवितरित हानि कहलाती है। अवितरित हानि को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स में है, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, हटाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्रेडिट होगा, और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डेबिट होंगे। प्रविष्टि बढ़ेगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हटाने की। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट लिख दो इन ओल्ड रेशियो। ये डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। तो अवितरित लाभों को हटा दिया और अवितरित हानियां, और इसको वापस नए चिट्ठे के अंतर्गत नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि इसका खाता क्लोज हो गया, बंद हो गया, अब ये है ही नहीं। ये था अवितरित लाभ हानि का ट्रीटमेंट। अब नया साझेदार जो प्रवेश करता है, तो नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो उस दशा में संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन या और दायित्व का पुनर्निर्धारण के कारण यदि आपके जो लाभ और हानि होती है उसमें वृद्धि कमी का जो प्रभाव होता है, उसको दिखाने के लिए जो खाता खोला जाता है उसको पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस दशा में संपत्तियां का पुनर्मूल्यांकन और दायित्व का पुनर्निर्धारण किया जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप जो प्रभाव पड़ता है उसका लेखा करने के लिए जो एक खाता खोला जाता है वह पुनर्मूल्यांकन खाता कहलाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ या हानि को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में ट्रांसफर किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप आपके जो लाभ या हानि होगी वो लाभ हानि केवल पुराने साझेदार पुराने अनुपात में वहन करेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम लाभ हानि समायोजन खाता भी कहा जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसके संबंध में लेखांकन प्रविष्टियां इस प्रकार होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। संपत्तियों में वृद्धि होने पर व्हेन इंक्रीज इन एसेट्स, संपत्तियों में वृद्धि होती है तो उससे लाभ होता है। एक बात आप ध्यान रखो, तो पुनर्मूल्यांकन के कारण यदि लाभ हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो परमानेंट क्रेडिट होगा, और जिस एसेट्स या लायबिलिटीज का आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो जिससे लाभ हो रहा है उसको डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो संपत्तियों में जब वृद्धि होती है उस दशा में लाभ होगा, संपत्तियों में जब कमी होती है तो उसमें हानि होगी, दायित्व में वृद्धि होती है तो हानि होगी, दायित्व में कमी होती है तो लाभ होगा। पहले तो ये ध्यान दीजिए आप कि पुनर्मूल्यांकन के कारण क्या हो रहा है। यदि लाभ है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और जिस मद के कारण लाभ होता है उस मद का पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट किया जाएगा। यदि रिवैल्यूएशन के कारण लॉस हो रहा है
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट परमानेंट डेबिट, और जिस पर्टिकुलर आइटम के कारण लॉस हो रहा है, मद के कारण लॉस हो रहा है, उस मद का खाता, उस आइटम का खाता, पर्टिकुलर जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज है उसके खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट है संपत्तियों में वृद्धि होने पर, संपत्तियों में वृद्धि होती है तो लाभ होता है, तो केवल वृद्धि की राशि से एंट्री होगी पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डीआर, रेस्पेक्टिव एसेट्स भी कह सकते हैं आप, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। संपत्तियों में वृद्धि होने पर, इंक्रीज इन एसेट, संपत्तियों में कमी होने पर हानि होगी, हानि होती है तो रिवैल्यूएशन परमानेंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया तो रेस्पेक्टिव एसेट्स या पर्टिकुलर एसेट। दायित्व में वृद्धि होने पर, दायित्व बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान है, हानि होती है, हानि होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया तो पर्टिकुलर लायबिलिटीज अकाउंट। दायित्व में कमी होती है तो उस दशा में लाभ होगा, लाभ होगा तो रिवैल्यूएशन परमानेंट क्रेडिट, तो पर्टिकुलर लायबिलिटीज अकाउंट दिया, ऐसी संपत्तियां जो आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, और नए सालदार के प्रवेश के समय वैसी संपत्तियां प्रकट होती है, मालूम पड़ती है, ज्ञात हो जाती है, तो उसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जिनका रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। तो नए सालदार के प्रवेश के समय उसका रिकॉर्ड करेंगे तो संपत्तियां बढ़ेगी, लाभ होगा, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट दिया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसे दायित्व जो आपके नए सालदार के प्रवेश से पूर्व का जो बैलेंस शीट बनी हुई है और उस बैलेंस शीट के अंतर्गत वे दायित्व दिए हुए नहीं है, लेकिन जब नया सालदार प्रवेश करता है तो उस दशा में ऐसे दायित्व प्रकट होते हैं, तो उन दायित्वों को आप बया में लाएंगे तो ऐसी कंडीशन में नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया to unrecorded liabilities। डूबत ऋण के लिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, संदिग्ध ऋणों के लिए जब आयोजन किया जाता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत यदि पहली बार आप बना रहे हैं, डूबत ऋण के लिए आयोजन कर रहे हैं, तो नुकसान होता है, तो प्रविष्टि बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट। टू डेटर नहीं लिख सकते, बैड डेब्ट अकाउंट। यदि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपके ऑलरेडी प्रोविजन दे रखा है तो ठीक है, या कभी लायबिलिटी भी नहीं लिख करके एसेट्स में इस प्रोविजन की राशि को घटा करके लिखते हैं, तो एसेट्स में से घटा होता है, लायबिलिटी भी लिखो, और पहले से बैलेंस शीट में आपके प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की राशि दी हुई है, और डूबत ऋण आयोजन के संबंध में इंफॉर्मेशन है नए साझेदार के प्रवेश के समय, तो वह जितना प्रोविजन बढ़ाने के लिए कहता है उसका कंपेरिजन ऑलरेडी चिट्टे में दिए गए प्रोविजन से की जाती है, और प्रोविजन की राशि जो चिट्टे में दी हुई है उस राशि से यदि नए आयोजन की राशि बढ़ती है तो केवल बढ़ी हुई राशि से एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स।
यदि घटती है तो फायदा होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की राशि जो पहले ऑलरेडी चीटे में दे रखी है और पुनर्मूल्यांकन के समय प्रोविजन की राशि पहले की राशि से घटती है, तो केवल घटी हुई रकम से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन किया जाएगा। अगला आपके जो फिक्टिशियस एसेट्स यदि दे रखी है तो उसको भी आपके हटाने के लिए कहेगा प्रश्न में, तो उसको भी हटाएंगे तो नुकसान होगा। वही रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 एसेट हो जाएगा, पर्टिकुलर एसेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का अकाउंट तैयार करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे। यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है तो लाभ होगा। यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष का योग when the revaluation account balance exceeds credit balance then debit, so difference profit. When debit exceeds then credit, so difference loss. रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रकट करता है चाहे लाभ हो या हानि। लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट ऑलवेज डिवाइडेड अमंग इन ओल्ड पार्टनर देयर ए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप चाहे लाभ हो या हानि उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात को बांट दिया जाएगा। यदि प्रॉफिट हो तो इस कंडीशन में रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस अधिक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन का लाभ और हानि को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात को बांटा जाएगा। इफ प्रॉफिट यदि लाभ हो तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR को, क्या कि रिवैल्यूएशन का CR अधिक है, अब लाभ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। रिवैल्यूएशन का CR अधिक है, बंद करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR होगा और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR होगा। यदि डेबिट बैलेंस अधिक है तो अंतर की राशि हानि है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का DR से अधिक है, उस खाते को आप बंद करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे ओल्ड रेशियो में। इन ओल्ड रेशियो ये प्रविष्टि हो गई। ये आपके पुनर्मूल्यांकन जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस दशा में आपके अब इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बढ़ाया जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में संपत्तियों में वृद्धि और आपके दायित्व में कमी, ये तो इसके क्रेडिट में दिखा दो। और रिवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष के अंदर क्या आएगा, संपत्तियों में कमी और दायित्व में वृद्धि। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में यदि लाभ किससे हो रहा है, आप अपना जनरली आप सोचिए कि उसके परिणाम स्वरूप व्यापार में क्या होगा। ये सिंपल सी बात है कि संपत्तियां बढ़ती है तो फायदा है, संपत्ति घटती है तो नुकसान है। दायित्व बढ़ता है तो नुकसान है, मांगने वाले आपके फर्म में ज्यादा आने लग जाएंगे तो हानि है, घाटा है। और दायित्व कम पड़ते हैं तो फायदा हुआ। तो ऐसी कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में केवल दो मजा आती है, संपत्तियों में वृद्धि और दायित्व में कमी। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के DR में संपत्तियों में कमी और दायित्व में वृद्धि। ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट का DR में आता है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद में आप नई फर्म का चिट्ठा तैयार करते हैं।